के लिए इंजन है जो कि टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स को रन करता है। टाइपस्क्रिप्ट क्योंकि आपका पूरा एंगुलर जेएस जो है वो टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है, दैट इज अ लैंग्वेज। और एंगुलर सीएलआई फॉर एंगुलर के लिए कमांड्स आपको टेम्पलेट जनरेट करने हैं, कंपाइल करना है, सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए ये सारी चीजें। तो दीज आर द वेबसाइट्स, मैंने वेबसाइट्स भी लिख दी है। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड, जिनके पास ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड है कोई इशू नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो नेक्स्ट स्टेप पे। नोड, उसके बाद आपको Node.js और npm इंस्टॉल करना है। Node.js करोगे इंस्टॉल्ड, npm ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाएगा, npm को अलग से इंस्टॉल नहीं करना। nodejs.org en डाउनलोड पे जाएंगे आप, वहां पर Node.js दिखेगा डाउनलोड, विंडोज इंस्टॉलर लेकर आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये 2 स्टेप्स में आपको टाइम लगेगा, उसके बाद वाला काम जल्दी हो जाएगा। एक बार npm इंस्टॉल हो जाता है तो फिर आपका टाइपस्क्रिप्ट और CLI npm से कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको ये दोनों कमांड्स रन करने हैं। अगर आपको टाइपिंग स्पेलिंग मिस्टेक का इश्यूज है तो आप डायरेक्ट टाइपस्क्रिप्ट download.com पे जाकर वहां पर ग्लोबल इंस्टॉलेशन पे जाके कॉपी करके पेस्ट करके रन कर सकते हैं। इसमें तो कोई भी नया नहीं है ना, आज कोई ऐसा है जो आज पहले दिन ज्वाइन किया है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है? राज, मैंने पहले दिन ज्वाइन किया पर मेरे पे सब कुछ पर आपके पास तो आप पहले दूसरे बैच में आते थे ना? हाँ मेरे पास उससे पहले से इंस्टॉलेशन है। ठीक है, नो इश्यूज। तृप्ति इंस्टॉलेशन हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ है, किया था मैंने, कुछ एरर आ रही थी अभी। क्या एरर आ रही थी? फेल्ड हो गया था वो इंस्टॉलेशन। क्या एरर बताओगे तो फिर इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो उसको नेट पे चेक करना रास्ते में 5 तो मिनट्स दोबारा से एक बार इंस्टॉल कर लो। आपको आप उसको npm अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल किया था तो इंस्टॉल की जगह अनइंस्टॉल -g टाइपस्क्रिप्ट अनइंस्टॉल करो, एंगुलर को भी अनइंस्टॉल करो और फिर से आपका विजुअल स्टूडियो कोड का कोई इशू नहीं होगा। ज्यादातर npm को एक बार फिर से इंस्टॉल करके फिर आपका टाइपस्क्रिप्ट और एंगुलर CLI दोबारा रीइंस्टॉल। नोड को भी अनइंस्टॉल करूं? नहीं, नोड को नहीं करना, आप टाइपस्क्रिप्ट और एंगुलर को अनइंस्टॉल करो और एक बार फिर से इंस्टॉल कर लो। कमांड में ही ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे? कमांड प्रॉम्प्ट पे। ओके ओके। कौन है? विपिन। विपिन पूरा नाम क्या है? विपिन शर्मा। कोर्स क्या है विपिन? वेब डिजाइनिंग विद एंगुलर जेएस। वेब डिजाइन। तो जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ लिया? हाँ जी। जावास्क्रिप्ट और आपका बूटस्ट्रैप ये सब कंप्लीट हो गया। ईमेल आईडी बताना अपनी। विपिन शर्मा 9557 @gmail.com। आपका कोर्स फुल स्टैक है, .NET फुल स्टैक। एक बार फिर भी स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है? 80 और किसका नाम नहीं है इसमें? हेलो मैम, मेरा नहीं है, राकेश कौर सर। आलू आदर्श सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया था पिछली बार? यस मैम, हो गया।
हो गया, ठीक है, गुड। आदर्श राकेश कुमार साहू। क्या नाम है आपका? हाँ आदित्य, मैं अभी कर रही हूँ, मालूम है मुझे, मैं कर रही हूँ। राजेश इज देयर, रितेश, राज, और कोई जिसका नाम नहीं है? पुष्पा, मैम राकेश। प्रांजल, राकेश, ऋतिक, पुष्पा तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है? Yes, ma'am. ओके। तो आज हम थोड़ा जब तक आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, हम एंगुलर का थोड़ा हिस्ट्री, एंगुलर के बारे में ये स्टार्ट करते हैं साथ साथ, ठीक है? सो एंगुलर, अगर हम एंगुलर की हिस्ट्री और व्हाट इज एंगुलर पे जाते हैं, तो एंगुलर वाज फर्स्ट रिलीज इन 2010 and it becomes one of the most popular framework for developers to develop single page applications. सिंगल पेज एप्लीकेशंस का मतलब कि बार बार पेज रीलोडिंग नहीं होती है। जैसे आप लोगों में से जो लोग डॉटनेट में एमवीसी या वो तक पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा ना, हर काम करने के लिए हम एक अलग पेज बनाते हैं। जैसे क्रूड एप्लीकेशंस कर रहे हो तो वहां पर, या फिर आपने जावा या वेब एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट भी किया होगा, तो मल्टीपल पेजेस क्रिएट करते हैं ना। तो एवरी टाइम क्या होता है, एक नया पेज लोड होता है। जैसे हम एक हाइपरलिंक से दूसरे पेज पे क्लिक करते हैं, इट क्रिएट्स वन न्यू पेज, तो उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एवरीथिंग सब लोड होता है, तो इट टेक्स टाइम।
ठीक है, ये क्या करता है, एंगुलर क्या करता है, उसको सिंगल पेज एप्लीकेशन में कन्वर्ट करता है, तो डेटा आपका सारा एक साथ में होता है, तो रिस्पॉन्सिव टाइम कम हो जाता है। तो वो तो फर्स्ट वर्जन था एंगुलर का, बट उसके बाद उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इट वाज नॉट मोबाइल फ्रेंडली। तो दे डेवलप्ड next version of Angular, that is Angular 2. It's a new but great framework that will provide us great deal of flexibility and power to develop web applications. तो Angular is completely, अब उसको Angular JS नहीं बोलते, Angular बोलते हैं, ठीक है। Angular 2 onwards we call it Angular, not JS। हालांकि है वो जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क ही है आपका एक, पर Angular is completely rewritten from the ground. It means it is not an updated version of Angular JS. It provides lots of new features, बहुत सारे improvements with respect to Angular JS। अब इसमें क्या फीचर्स है, वो फीचर्स क्या है, पहला तो आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है अकॉर्डिंग टू एंगुलर टीम। द एंगुलर 2 इज अ, और जो भी हम हायर वर्जन का बात करते हैं, जैसे कि अभी जब आप इंस्टॉल करोगे आपके पास 19, 18 या 19 वर्जन इंस्टॉल हो रहा होगा, क्योंकि एंगुलर में बहुत तेजी से चेंजेस आते हैं, हर 6 महीने में एंगुलर का नया वर्जन रिलीज होता है, ठीक है, हर 6 महीने में नया वर्जन रिलीज होता है। फ्रेमवर्क इज अभी हम फास्टर। स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, आप लोग अपना माइक म्यूट कर लो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना नहीं है, डिस्टरबेंस आता है, अदरवाइज आपको जब पूछना है तो अनम्यूट कर लेना, ठीक है। तो reason for this is it has faster initial loading, improved a lot of rendering time and provides a great deal of चेंज डिटेक्शन है। चेंज डिटेक्शन का मतलब क्या है कि आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हम कोई भी चेंजेस करते हैं पेजेस पे, तो आपको बार बार उसको रिफ्रेश करने के लिए आपको रिफ्रेश एज अ यूजर आपको रिफ्रेश नहीं करना। देयर इज अ चेंज डिटेक्शन साइकिल जो अपने आप रन करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, और वो हमेशा देखता रहता है जो पीछे बैकग्राउंड में कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज में अगर चेंजेस हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपके कंपोनेंट्स को कंटेंट को अपग्रेड करता रहता है। तो फास्ट डिटेक्शन साइकिल है, रिस्पॉन्सिव टाइम बहुत कम है। Angular 2 not only just improve the performance, has improved dependency injection, और जो भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग अप्रोचेस हैं जैसे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन, IOC कंट्रोलर्स वगैरह यूटिलाइज करते हैं, मॉड्यूलैरिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से टेस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यूनिट टेस्टिंग वगैरह आसान है। तो ऑब्वियसली आपकी कंप्लीट जो परफॉर्मेंस है, वेबसाइट की परफॉर्मेंस है, वो इंक्रीज होती है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट है। एंगुलर में हर चीज जब भी हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई भी मॉड्यूल क्रिएट करें, तो दैट इज अ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट की तरह से हम उसको क्रिएट करते हैं। एंगुलर एप्लीकेशन एवरीथिंग इज अ कंपोनेंट, दैट मींस द कंपोनेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे अगर आपने एक एप्लीकेशन बना रहे हो, लाइब्रेरी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी में मल्टीपल एंटिटीज है, तो वहां पर उसके लिए आप जो क्लासेस वगैरह क्रिएट करते हो, जो बेसिक डेटा क्लासेस है जो कि डेटा इंटरेक्शन का काम कर रहे हैं, एंटिटीज का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी नीड टू क्रिएट अ कंपोनेंट जो उसको हैंडल करेगा, स्टूडेंट को हैंडल करने के लिए, उसका एडिशन, ऐड स्टूडेंट, अपडेट, डिलीट, व्हाटएवर काम कर रहा है, उसके लिए हम एक कंपोनेंट क्लास क्रिएट करते हैं। तो जो कंपोनेंट जो है वो उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच इज दैट इट प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर कोड रीयूजेबिलिटी। That means you can reuse the same component in multiple places. This component-based development approach also provides great support for until unit testing of your Angular applications. तो फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा मोबाइल प्रोवाइड्स करता है Angular 2 और हायर वर्जन्स जो भी है, दे बिल्ड from ground for to support mobile devices compatibility by default. If you develop an application using Angular 2 or any other higher version, application can run on both desktop as well as mobile devices. Angular 2 support multiple languages, ECMS script 5, 6, TypeScript, PureScript, Dart, TLM, हम लोग यूज करेंगे TypeScript, ठीक है। वी विल यूज टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि आप कोई भी एक लैंग्वेज में काम करोगे, आप मल्टीपल पे तो काम कर नहीं सकते। तो टाइपस्क्रिप्ट जो है वैसे आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं, अगर आपको और हम यहाँ पे खैर इतना ज्यादा, हम साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको टाइपस्क्रिप्ट पहले से आनी चाहिए। आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप आराम से टाइपस्क्रिप्ट पे काम कर सकते हो। आपको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट भी सिंपल जावास्क्रिप्ट नहीं, थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, वो आपको क्लैरिटी है तो आप बहुत आराम से
टाइप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। अगर आपको बेसिक्स टाइप स्क्रिप्ट आती है, आपको कोई भी ऑप्स लैंग्वेज भी आती है, जैसे सी शार्प आता है या फिर जावा आता है, तो भी आप आराम से समझ सकते हो व्हाटएवर हो रहा है। बाकी चीजें आप जैसे जैसे क्लास में होता जाएगा यू कैन बी अंडरस्टैंड, तो अलग से आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम पहले टाइप स्क्रिप्ट पढ़कर आएंगे तब एंगुलर स्टार्ट करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ जो हम कोड लिखते हैं, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, दैट इज टाइप स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से थोड़ी अलग ये है कि जावास्क्रिप्ट ना टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, वहां पर आपको टाइप डेटा टाइप पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है। मैम टाइप लैंग्वेज क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है? लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लैंग्वेज जैसे है जावास्क्रिप्ट अंदर की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बट टाइप स्क्रिप्ट मतलब क्या है टाइप स्क्रिप्ट? टाइप जावास्क्रिप्ट क्या है? ओके, जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट है? नहीं, जावास्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, जावास्क्रिप्ट अलग है, टाइप स्क्रिप्ट अलग है। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। HTML प्रोग्राम्स में HTML वगैरह को डायनेमिक करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो, है ना। आपका ब्राउजर केवल क्या चीजें समझता है? आपका ब्राउजर आपका HTML समझता है, जावास्क्रिप्ट समझता है, CSS समझता है, और कुछ नहीं समझता आपका ब्राउजर। ब्राउजर यही 3 चीजों को इंटरप्रेट कर पाता है, चाहे वो कोई सा भी ब्राउजर हो, ठीक है। चाहे आप तो ब्राउजर को कुछ भी कंटेंट चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट वहां पर क्यों यूज होती है? व्हाई यू यूज जावास्क्रिप्ट? एनीबॉडी? व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट को हम कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते, वो एम्बेडेड होती है आपके HTML कोड के अंदर, है ना। वो आपके जावास्क्रिप्ट आप HTML क्यों यूज करते हैं? HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। वेब पे आपको कुछ भी लिखना है तो वेब पेज को कन्वर्ट करने के लिए वहां पर हम टैग्स क्रिएट करते हैं, वो लेकिन प्लेन टैग्स होते हैं, जैसे आपका कलर वगैरह या कुछ है, बट आप उसको आपको थोड़ा डायनेमिक बनाना है, आपको फॉर्म को सबमिट करना है, आपको कोई डायनेमिक चाहिए कि जैसे कि माउस को मूव करने पे कलर चेंज हो जाए या फिर साइज बड़ा हो जाए, ये सब आप किसके थ्रू करते हो? जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हो। फिर आपकी फॉर्मेटिंग से वैसे तो आपके सारे जो टैग्स है, HTML टैग्स है, वहां पर आप HTML में क्या करते हो, जैसे कलर चेंज करना है या कुछ करना है, तो पहले क्या करते थे हम फोन करके ऐसे फॉर्मेट होते थे, बट उसको स्टैंडर्डाइज करना है। W3C कंसोर्टियम है ना, उन्होंने कहा चीजों को स्टैंडर्डाइज करना है, तो दे क्रिएटेड CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसके थ्रू हम सारी फॉर्मेटिंग्स है ना, कलर है, बॉर्डर है, कुछ भी ऐसी चीजें करनी है, अलाइनमेंट्स वगैरह आपको सेट करने हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं CSS। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी आती होगी, ठीक है। अब CSS को और बेटर करने के लिए आपको बूटस्ट्रैप मिलता है ना। बूटस्ट्रैप क्या है? CSS लाइब्रेरीज है। बूटस्ट्रैप इज प्रीडिफाइंड फ्रेमवर्क्स है, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरीज है, जिनको हम वहां पर यूज करते हैं। वैसे ही jQuery यूज होता है, jQuery जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज है, आपको वहां पर कोड खुद नहीं लिखना पड़ता है, आप क्या करते हो, आप jQuery लाइब्रेरी यूज करते हो एंड उसके जो फंक्शंस है उनको कॉल करते हो, आपको और डायनेमिक मिलता है, प्रीडिफाइंड, आसानी से हम काम कर सकते हैं। तो ब्राउजर केवल यही समझता है, लेकिन अब जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट इज नॉट कैपेबल एनफ कि वो बैकएंड से डेटाबेस के साथ करें। आपको डायनेमिक एप्लीकेशंस बनानी है। डायनेमिक एप्लीकेशन का मतलब केवल इतना नहीं होता कि माउस मूव किया तो कलर चेंज हो गया या फोन साइज बड़ा हो गया। डायनेमिक एप्लीकेशन का मतलब होता है, डायनेमिक वेबसाइट का मतलब होता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है वो रन टाइम में जनरेट हो रहा है। जैसे कि अगर आप जैसे आप अपने जीमेल ही लॉगिन करते हो, तो वो आप एक यूजर आईडी पासवर्ड दिखाते हो, तो आपका इनबॉक्स आपको शो होता है। उसी पेज पर जब मैं लॉगिन करूंगी तो मेरा इनबॉक्स शो होगा। तो वो जो लुक आ रहा है वो डायनेमिक है। उसी बीच में जब हम देख रहे हैं कोई हमें एक मेल और भेज देता है तो हम रिफ्रेश करते हैं तो वो डिटेल्स आ जाती है। आप अपना रिजल्ट चेक करते हो 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, तो आप कुछ इनपुट दे रहे हो, उसके बेस पर आ रहा है। आप एक फिल्टर सेट करते हो, शॉपिंग साइट पे जाते हो, आपने फिल्टर सेट किया तो वहां पर उस फिल्टर के अकॉर्डिंग कंटेंट आपको शो हो रहा है। तो यहाँ कंटेंट जो है वो डायनेमिक कंटेंट है ना। तो डायनेमिक कंटेंट है तो मतलब वहां पीछे कोई डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। तो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी चाहिए, तो ये आपकी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हैज दैट, उतना कैपेबल नहीं है। जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहलाती है। वो सिर्फ ब्राउजर पर एग्जीक्यूट होती है, क्लाइंट मशीन पर। सर्वर के साथ कनेक्टिविटी के लिए उसको नहीं चाहिए। तो हमें चाहिए होता है क्या? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए, जैसे हम ASP, JSP, Python, PHP,
ये सब यूज करते हैं, है ना। पर प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव, अब हम सिर्फ कोई भी वेबसाइट अगर बना रहे हैं तो वेबसाइट को हम सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर पर एक्सेस नहीं करते, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस। हम टैब्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, पैनल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें ना। और आज के टाइम पे आईओटीज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो डिफरेंट डिवाइसेस है जो आपस में कनेक्टिविटी करती है, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर। तो हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो रिस्पॉन्सिव भी हो, क्योंकि क्या है, आपने एक पेज को अगर डिजाइन किया अब इस डेस्कटॉप के हिसाब से, और आप इसी पेज को अगर मोबाइल पर देखोगे तो वो मोबाइल में फिर उसका लेआउट सब चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ता था हमें, पहले हमें 2 वर्जन्स बनाने पड़ते थे। जब हम डॉटनेट फ्रेमवर्क या जावा के पुराने फ्रेमवर्क्स पे काम करते थे तो हर वेबसाइट का 2 लेआउट्स बनते थे, ठीक है। धीरे धीरे करके उन्होंने क्या करा, डॉटनेट से जैसे डॉटनेट कोर पे आ गए, आप में हम लोग डॉटनेट वाले ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो हम उसी तरह से बात करें। तो उन्होंने क्या किया, डॉटनेट फ्रेमवर्क है वो तो एप्लीकेशन तो आपकी क्रॉस प्लेटफॉर्म बन गई कि वो एप्लीकेशन कहीं पे भी रन हो जाएगी, लेकिन वेब पेज भी है ना, लेआउट है। आपने एक पेज को डिजाइन किया बड़े स्क्रीन के हिसाब से, तो जब आप उसको छोटे मोबाइल पे देखोगे तो वो सही नहीं होगा। पहले आप अगर आज से कुछ साल पहले देखते होगे तो कई बार वो वेबसाइट को आप या पुरानी कोई गवर्नमेंट साइट बहुत पुरानी होगी तो उठाओगे तो आप देखोगे उसका लेआउट बिगड़ जाता है। अगर उसका HTML का लेआउट नहीं बना है तो वो सही से नहीं आएगा। पर आज अभी जितने भी ज्यादातर नए वर्जन है उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, क्योंकि रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बनाते हैं। आप बूटस्ट्रैप यूज करते हो, व्यू पोर्ट, मेटा पोर्ट, वो सब यूज करते हो ना, तो व्यू डिफाइन करता है। तो इसलिए हम एंगुलर यूज कर रहे हैं। तो एंगुलर जो है ना, एंगुलर या JS, ये सब मोबाइल फ्रेंडली डिवाइसेस है। इनके थ्रू क्या है कि आपको ये ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इनके थ्रू आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हो। लेकिन एंगुलर एक सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, एंगुलर अपने आप में एक पूरा फ्रेमवर्क है। इसमें ऑप्शन है कि वो आपकी जो APIs है, सर्विसेज है, उनको कंज्यूम कर सकता है, रेस्टफुल सर्विसेज को कंज्यूम कर सकता है। वो रेस्टफुल सर्विसेज किसी भी लैंग्वेज में बना हो सकता है, दैट में भी .NET API हो सकती है, दैट में भी जावा में बना हुआ हो सकता है, या किसी भी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन कंज्यूम दैट डेटा और उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उसके लिए भी उसको केवल यहाँ पर आप HTML CSS से काम नहीं कर सकते, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, ठीक है। अब बहुत अच्छे से उसको प्रॉपर वे में डिस्प्ले करने के लिए, रन टाइम इफेक्टिव बनाने के लिए हमें, तो वो केवल जावास्क्रिप्ट पे काम नहीं करता, उसको एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए। तो बहुत सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं मार्केट में, उसमें हमसे एक है टाइप स्क्रिप्ट। अब टाइप स्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए तभी हम ये बात कर सकते हैं, ठीक है। और डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। टाइप स्क्रिप्ट को और जावास्क्रिप्ट में मेजर डिफरेंस जो है वो टाइप का है। टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप HTML, जावास्क्रिप्ट में आपको एक वेरिएबल आपने लिखा x = 10, तो x का टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर, है ना। फिर आप x = हेलो लगाओगे कोट्स में, सिंगल कोट्स और वो में, तो x कैन बी स्ट्रिंग भी हो गया। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन हम वहां पर कोई डेटा टाइप डिक्लेरेशन नहीं करते, जैसे हम C, जावा, C# में करते हैं। पहले हम लिखते हैं int x, तो x का मतलब वो x इंटीजर ही है। नाउ दिस x कैन नॉट स्टोर हेलो, स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकता। तो टाइपिंग फिक्स हो गई, आपने बहुत स्ट्रांग टाइपिंग करा हुआ है, तो उससे क्या होता है, रन टाइम एरर्स नहीं आते, है ना। जब भी हमने C# प्रोग्राम तो हम स्ट्रांग टाइपिंग, टाइप्ड व्यूज और वो सारी चीजें बना रहे हैं। तो ये इससे फायदा क्या होता है, रन टाइम इश्यूज नहीं होते, क्योंकि आप डेटा आपके पास आ रहा है बैकएंड से, तो आपको पहले से अगर पता है डेटा कि किस फॉर्मेट में डेटा आएगा तो उसको प्रेजेंट करना आसान होता है। मान लो मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट की जिसमें मैं स्टूडेंट्स की डिटेल्स दिखा रही हूँ, स्टूडेंट का आईडी, नेम, फोन नंबर, ठीक है। और उसमें मुझे पता है इमेजेस है तो मैं इमेज टैग यूज करूंगी, नहीं तो इमेज नहीं करूंगी। अब फोन नंबर है, अब वहां से डेटा आ रहा है, आईडी, नेम, फोन नंबर के अलावा ईमेल भी आ रहा है, आपने ईमेल पे कुछ किया ही नहीं है यहाँ पर। तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपका फ्रेमवर्क कैसा बनेगा, आपका फॉर्मेट कैसा बनेगा, तो वो टाइप्ड लैंग्वेज है। तो टाइप स्क्रिप्ट यूज होती है, टाइप स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में आपका .ts करके क्रिएट होता है, लेकिन आपका ब्राउजर तो केवल जावास्क्रिप्ट समझता है, इसलिए हमें Node.js चाहिए। Node.js क्या करता है, आपकी टोटल फाइल टाइप स्क्रिप्ट को JS में कन्वर्ट करता है,
ठीक है, तो ब्राउजर उसको समझ पाता है। वो क्या करता है, सारे एप्लीकेशंस को कंपाइल करके कुछ 3-4 फाइल बनाता है और वो आपका जो ब्राउजर है वही उसी को डिस्प्ले करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका एंगुलर आपके लिए करता है। एंगुलर इज अ जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, बेस्ड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पर बेसिकली इसके मेन फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, पाइप्स, एचटीटीपी सर्विसेज, रेस्टफुल सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शंस यूज करते हैं, बहुत सारे टाइप के ऑप्शंस यूज करते हैं। ECMS स्क्रिप्ट्स जो आपकी इवन जावा स्क्रिप्ट्स वगैरह भी हैं वो भी ECMS स्क्रिप्ट्स पर ही बेस्ड होती हैं। सबसे पहले आप अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाओगे तो आपको पता होगा कि नेटस्केप सबसे पहला हमारा ब्राउजर था ना, जो जावा स्क्रिप्ट में था। फिर विजुअल स्टूडियो, विजुअल बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्रिएट की थी, दैट इज VB स्क्रिप्ट, जो सिर्फ एज वगैरह पे चलती थी। तो बट क्योंकि जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, वेब की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग वहां पर हैं। आप कुछ बोल रहे हो, वो कुछ बोल रहा है। मेन जो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, तो अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, आपकी लैंग्वेज अलग है, तो हम बात करेंगे तो वो चीजें क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ता है। ठीक है, कोई एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज ऐसा चूज करना पड़ेगा जिस पे जाए। तो इंटरनेट पे भी वो उसके लिए W3 कंसोर्टियम काम करते हैं ना, तो दे हैव फिक्स्ड कि आप जावा स्क्रिप्ट यूज करो। तो जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जो सारे ब्राउजर समझते हैं, है ना। जावास्क्रिप्ट इज दैट। CSS इज अ फॉर्मेट जो सारे ब्राउजर, ज्यादातर ब्राउजर सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम ब्राउजर सपोर्ट करता है, तभी वो ब्राउजर चलेगा। वरना आपने कोई साइट बनाया, आपकी बनाया हुआ स्टाइल थीम एक दूसरा ब्राउजर समझ ही नहीं रहा, तो हमने कुछ दिखाया वैसा डिस्प्ले नहीं होगा, आउटपुट नहीं आएगा। क्योंकि यूजर के ऊपर तो आप वो नहीं कर सकते कि आप एज यूज करो, आप गूगल क्रोम यूज करो, आप सफारी यूज करो, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। यूजर की चॉइस अलग है। अगर हम मोबाइल छोड़ भी दें, अगर हम डेस्कटॉप की भी बात करें, तो हम ना तो यूजर को ये कह सकते हैं कि आप विंडोज सिस्टम यूज करो, लाइनक्स मत करो, आप iOS सिस्टम, एप्पल सिस्टम मत यूज करो। तो हमें ऐसा आपकी एप्लीकेशन को ऐसा डेवलप करना है जो एवरीबॉडी कैन यूज, और हम जो कहना चाहते हैं वो इफेक्टिवली सामने वाले के पास पहुंचे। ऐसा नहीं है कि हम दिखा कुछ रहे हैं और वो कुछ और दिख रहा है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें एक रिस्पॉन्सिव प्लेटफॉर्म चाहिए और हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमें डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी दे, जो कि जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकती। HTML में तो वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो वी नीड सम लैंग्वेज, सम टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम डेटाबेस एप्लीकेशंस के साथ में कनेक्टिविटी कर सके। जो डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए .NET, जावा, ASP वो क्या करते हैं, दे कैन क्रिएट APIs, सर्विसेज, जिनको हम अपने यहाँ पर वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, वहां से डेटा आपको फेच करके देते हैं, उस डेटा को हम अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं उस फॉर्मेट में, मोबाइल फ्रेंडली फॉर्मेट में। अब वहां पर आप बहुत अच्छे से सिंगल पेज एप्लीकेशंस नहीं बना पाते हो, वहां पर प्रॉब्लम होता है कि रिस्पॉन्सिवनेस का इशू होता है, वो आपका एंगुलर ने, रिएक्ट ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शन से डिफाइन करके आप इसको यूज कर सकते हो। तो एंगुलर जो है यूज करता है टाइपस्क्रिप्ट, इट्स अ लैंग्वेज है developed and maintained by Microsoft. TypeScript language provided several benefits जैसे कि इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, ऑटो कंप्लीशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कोड नेविगेशन प्रोवाइड करता है एंड स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है। इंटेलिजेंस से क्या फायदा होता है कि आपकी टाइपो मिस्टेक्स कम होती है, तो कंपाइल टाइम में ही पता चल जाता है, रन टाइम एरर्स नहीं होगी, बहुत ज्यादा कंपाइलर एरर भी नहीं होती, क्योंकि जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट किया, तो उसकी डिटेल्स आ गई, ठीक है, आपको डिटेल्स मिल जाती है। तो आपने एक या दो लाइन कैरेक्टर लिखते हो, कोड ऑटो कंप्लीट हो जाता है, तो वहां से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ऑटो कंप्लीशंस भी है कि आप क्लिक्स में आप काफी सारा कोड आपका ऑटो कंप्लीट करता है, जैसे हम इंपोर्ट करते हैं तो वो लाइब्रेरी खुद उठा लेता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें कोडिंग करना आसान होता है। इट सपोर्ट्स फीचर्स लाइक जो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं HTML टाइप, जिनमें कि आपकी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनती हैं, C#, जावा और पाइथन वगैरह, उन्हीं की तरह यहाँ पर भी क्लासेस, इंटरफेसेस, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें यूज होती है। तो आपको
मॉडर्न फीचर्स सारे मिल रहे हैं, तो एप्लीकेशन ज्यादा रोबस्ट क्रिएट होगी, जो कि जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है। डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस और एंगुलर 2 और हायर वर्जन्स अगर आप देखोगे तो एंगुलर जेएस जो है सबसे पहले 2010 में आया था, 10 से 2015-16 तक आपका जीएससी चल रहा था। टू वर्जन्स जो है वो पहला वर्जन 16 में रिलीज हुआ था एंगुलर जेएस, लेकिन अभी आज आप जाओगे तो काफी आगे चला गया। जेएस इज बेस्ड ऑन द जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है and used for creating the single page application, और ये आपका रीराइट वर्जन है एंगुलर जेएस का। इट इज स्टिल सपोर्टेड बट नो लॉन्गर अपडेट्स नहीं आते अब इसमें आपके गूगल की तरफ से, जबकि यहाँ पर कंटिन्यूअस अपडेट्स और न्यू वर्जन्स आते रहते हैं। बाय डिफॉल्ट एंगुलर जेएस एप्लीकेशंस आर नॉट मोबाइल फ्रेंडली थे, जबकि अभी जो हम एप्लीकेशन जनरेट करते हैं दे आर मोबाइल फ्रेंडली है। दोनों ही ES5 ES6 डार्ट लैंग्वेजेस को यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट भी यूज होता है। और फैक्ट्री प्रोवाइडर सर्विसेज कांस्टेंट्स वैल्यूज, एंगुलर 2 फ्रेमवर्क जो है पूरा क्लास बेस्ड है। यहाँ पर हम क्लास बेस्ड ओनली प्लेस टू डिफाइन सर्विसेज है, क्लास में ही सर्विस डिफाइन, मतलब ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ज्यादा यूज करना ज्यादा बेटर है। बोथ क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पर हम इसको कोड को रन कर सकते हैं। तो आप क्लाइंट लेवल एप्लीकेशन और सर्वर साइड सर्विसेज भी क्रिएट कर सकते हो एंगुलर को यूटिलाइज करके। अगर आप उसकी वर्जन हिस्ट्रीज पे जाओगे तो ये स्लाइड बहुत पहले का बना हुआ है, अभी आपका 18 और 19 वर्जन भी आ गया है। अगर आप वर्जन रिलीजेस देखोगे तो जनरली आपकी नवंबर और मई या मार्च में आपकी एक नया वर्जन हमेशा जनरेट होता है। जैसे नवंबर 23 तो नवंबर 24 में आपका नया वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, 19 वर्जन आ चुका है, ठीक है। तो 19 वर्जन जनरेट होता है, लेकिन क्या होता है कि जब भी आपके कोई वर्जन्स अगर जनरेट होते हैं तो ऐसा नहीं है आप इतने सारे वर्जन है तो किस वर्जन पे आप काम करोगे, किस वर्जन पे काम करेंगे। तो धीरे धीरे एंगुलर क्या है पिछले वर्जन्स पे सपोर्ट खत्म करते रहता है। एंगुलर क्या, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बिल्डर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, दे आगे के वर्जन्स पे अपडेट्स देते हैं, पीछे धीरे धीरे उसमें चेंजेस, क्योंकि मेजर चेंजेस होंगे तो अपडेट्स करने में मुश्किल होता है। तो ज्यादातर जो आपके ऑड सीरीज होते हैं ना वो मतलब जो है इवन सीरीज जो होते हैं वो स्टेबल वर्जन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म वर्जन्स होते हैं, उन पे हम काम करते हैं। तो वैसे अभी अगर ये आप साइट पे जाकर चेक कर सकते हो कौन सा स्टिल सपोर्टेड वर्जन है। धीरे धीरे करके बहुत सारे चेंजेस होते हैं। मेजर जो चेंज आया है एंगुलर का वो एंगुलर 14 ऑनवर्ड्स आया। एंगुलर 14 में इसमें स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स ऐड हुए थे, लेकिन वो नया इंट्रोड्यूस हुआ था स्टैंड अलोन कंपोनेंट। और एंगुलर 17 में इन्होंने ना डिफॉल्ट जो टेम्पलेट था उसमें से मॉड्यूल, एंगुलर में मॉड्यूल बेस्ड कोडिंग होती है, मॉड्यूल बनाता है। मॉड्यूल को आप अगर एमवीसी के कंट्रोलर से समझ सकते हो कि एक कंट्रोलर हमने बना लिया स्टूडेंट का, एक कंट्रोलर बना लिया आपका कोर्स का, तो स्टूडेंट में स्टूडेंट से रिलेटेड सारे मेथड्स पेजेस वगैरह डिफाइन कर दिए, कोर्स में कोर्स से रिलेटेड, वो दो मॉड्यूल्स हो गए आपके, ठीक है। तो पहले ऐसे कोडिंग होती थी, फिर वहां पर आप उसका क्रूड एप्लीकेशन इसमें इसका क्रूड, और दोनों को हम मर्ज कर लेते थे एक मेन प्रोग्राम में, एक मेन कंट्रोलर के अंदर। अभी क्या होता है स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स बनते हैं, हर एक काम के लिए हम एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो हमारा अभी 17 ऑनवर्ड्स मॉड्यूल बेस्ड आप रिक्वायरमेंट पे क्रिएट करते हो। .NET एंगुलर की क्लास है आज, बैठो, आज स्टार्ट किया अभी, एंगुलर से स्टार्ट हुआ है, उसके लिए आपको बेसिक चाहिए। अब इस बैच में एंगुलर ही से स्टार्ट हुआ है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को एंगुलर पहले चाहिए था, तो एक बार पूछिए। तो यहाँ पर आपका मैं बाकी बहुत हिस्ट्री वाले पार्ट पे नहीं जा रही हूँ। तो सपोर्ट पॉलिसीज जो होती है 18 और 6 मंथ के लिए जो आपके मेजर रिलीजेस होते हैं ना, वो
आपके लगभग जो है 18 महीने और उसके बेस पे, तो करंट वर्जन जैसे हम 17, 18, 19 पे काम कर रहे हैं तो दैट्स ओके। आप 17 पे भी एप्लीकेशन, आप बहुत पुराने वर्जन पे जाओगे तो मेजर चेंजेस होंगे। 17 ऑनवर्ड्स ज्यादातर कोड जो बनते हैं, एप्लीकेशंस डेवलप हो रही है वो स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स पे हो रही है, और स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स मॉड्यूल बेस्ड भी अब स्टिल सपोर्ट में है, बट वो अलग से आपको कोड करना पड़ता है। हम लोग अभी जो करेंगे वो हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट करेंगे। लास्ट में मैं आपको मॉड्यूल्स का भी वो दे दूंगी, वी विल यूज दैट एज वेल, बट वी विल वर्क विद द स्टैंड अलोन, क्योंकि अभी जो है स्टैंड अलोन ही यूटिलाइज होता है। अगर सबका इंस्टॉलेशन हो गया है तो हम एक आगे का काम कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन हो गया, मैम टाइपस्क्रिप्ट तो हो गया, एंगुलर से अलाइन भी कर लो। मैम नोटपैड में हाँ कर देती हूँ। मैम एंगुलर जो है बेसिक लेवल को सपोर्ट करते हैं। हाँ बेसिक एमवीसी के जैसा ही मैच करता है, कंट्रोलर क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पर भी हम कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करते हैं। तो जो आप लोगों ने जो जिन्होंने एमवीसी वगैरह भी किया हुआ है उनको थोड़ा ज्यादा रिलेट करके आप कर सकते हो, बट अगर नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये है कि आपको कंज्यूम करना है, आपको HTTP का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जब आप HTTP पढ़ेंगे तो यू मस्ट नो कि गेट क्या होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होती है, पुट क्या होता है, डिलीट क्या होता है। वो आपको एंगुलर पढ़ना हो, रेस्ट रिएक्ट पढ़ना हो, सभी जगह पे आपको पता ही होना चाहिए। आपको वेब एप्लीकेशंस पढ़नी है तो गेट पोस्ट तो पता ही होना चाहिए। हम जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो पोस्ट करते हैं, और जब हम कुछ डेटा रिट्रीव करते हैं तो गेट रिक्वेस्ट होती है। तो वो आपको, लेकिन अभी उसमें टाइम है, अभी तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम कैसे चेक करेंगे इंस्टॉल हो गया? एंगुलर इंस्टॉल्ड हो गया है तो ng न्यू कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखो, ng स्पेस न्यू स्पेस कोई भी एक नाम दे दो, हेलो वर्ल्ड कुछ भी लिख दो। अगर वो कमांड आगे बढ़ना स्टार्ट होता है तो इंस्टॉल हो गया है। तो बेटर आइडिया ये है कि आप एक फोल्डर बना लो जहां पर आप काम करना चाहते हो, ठीक है? क्रिएट फोल्डर। हाँ हाँ भरत, कहाँ पढ़ाऊं ये बताओ। वीकेंड में अब मेरे पास अभी फिलहाल कोई स्लॉट नहीं है। 6 बजे वाला भी बैच वो आगे बढ़ाया हुआ है मैंने, कुछ दिनों में 11 बजे का हो जाएगा, 1-2 हफ्ते में। कहाँ 5 से वो 3:30 से 5 है, फिर 5 से 6 में भी तो बैच है, नया बैच सी शार्प का। हाँ पर वो नया कभी, वो कब से नया है भाई, उसमें नए बच्चे ऐड कर करके 2-2 महीने रिपीटेशन ही चल रहा है। अगर इसको सी शार्प आता है तो वो ज्वाइन कर ले, उसमें थोड़ा बहुत आता है, बेसिक्स आता है तो। हाँ इनको फिर 5 से 6 में डाल दो, ठीक है? हो गया सबका? अगर यहाँ तक आपके सारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गए हैं, बेस्ट आइडिया है आप एक फोल्डर क्रिएट करो जहां पर भी आपको एंगुलर बनाना है, ठीक है? एक फोल्डर क्रिएट करोगे और वो फोल्डर को फिर यहाँ पर जो आपकी टाइटल बार होती है ना, यहाँ पर जहां पर हम पाथ लिखते हैं, इस पे क्लिक करोगे तो पाथ को कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो। और या फिर कॉपी मत करो, ये भी मत करो, सिंपल कर रहते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड पर जाओ, विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके फाइल ओपन फोल्डर, ठीक है? यहाँ पर आप फोल्डर तो वो कर ही सकते हैं ड्रैग। आपको थोड़ा थोड़ा डॉस कमांड्स का आइडिया वैसे होगा तो अच्छा काम होगा आपके लिए। जिस फोल्डर पे आपको कम करना है वहां पर आप वो फोल्डर ओपन कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है? फोल्डर ओपन करोगे तो यार मेरे को नया ही बनाना पड़ेगा।
ये फोल्डर आप पहले तो यहाँ पर फोल्डर ओपन कर लो, एक ब्लैंक फोल्डर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में आप टर्मिनल पे क्लिक करना, न्यू टर्मिनल। ऊपर टाइटल बार में लिखा है फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल। टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल, तो एक डॉस प्रॉम्प्ट आ जाएगा आपके पास में, जिस फोल्डर पे हम काम कर रहे हैं, सी एंगुलर, जैसे मेरे केस में एंगुलर न्यू आ रहा है, आपने बनाया वहां पे आ जाएगा। यहाँ आपको पहला एंगुलर कमांड लिखना है, एंगुलर CLI कमांड, NG न्यू, और फिर जिस भी नाम से आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, आप एक एप्लीकेशन का नाम दे दो, जैसे हेलो वर्ल्ड। मैम ये अनइंस्टॉल करने के लिए पहले हमें क्या सेट करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में? अनइंस्टॉल करने के लिए आप जैसे इंस्टॉल लिख रहे थे, इंस्टॉल की जगह अनइंस्टॉल लिख दो, कमांड सेम है। नहीं, उससे पहले हमें ड्राइव सेट करनी पड़ेगी। नहीं, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके डायरेक्ट लिख दो। डायरेक्ट तो नहीं, ये आ रहा है कि न्यू npm नोटिस न्यू मेजर वर्जन ऑफ npm अवेलेबल। आप अपना स्क्रीन शेयर करो, ऐसे क्लैरिटी नहीं है, करो। आप सेंटर क्यों नहीं आ जाते तृप्ति? एक बार आ जाओ, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, फिर आप क्लास आगे कर सकते हो, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हम यही कर रहे थे, इस बार हफ्ते भी हम यही कर रहे थे, इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा। क्लास तो शुरू कब होगी? अभी वैसे भी 1 घंटे की क्लास है, टाइम लगता है। npm नोटिस न्यू मेजर वर्जन ऑफ अवेलेबल, npm अवेलेबल 10.9.2 चेंजिंग टू अपडेट रन। हाँ, तो ये कमांड आप इस तरह से रन करो जो लिख कर आ रहा है, इसको कॉपी कर लो, npm इंस्टॉल -g, क्योंकि हमें स्टेबल वर्जन ही चाहिए होता है, मतलब सेइंग कि आप स्टेबल वर्जन इंस्टॉल करो। आप कॉपी कर लो, आपके पास पुराना वर्जन होगा, अपडेट्स आते रहते हैं, हमें वो देखते रहना पड़ेगा। एंटर करो। वो प्रॉब्लम ये हो रही होगी। अब आप टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करो। हाँ, npm इंस्टॉल -g लिखो, इसी को वो करो ना, टाइप क्यों कर रहे हो? एरर, अप एरो प्रेस करो, अप एरो, और यहाँ पर आप npm 11.0 रिमूव करके -g टाइप स्क्रिप्ट लिख दो, बस टाइप स्क्रिप्ट लिख दो, एंटर। ठीक है, वापस आप एरो, यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट हटा के आप लिख दो @angular CLI, angular/CLI, angular/CLI। अब आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करो। आप फाइल मेन्यू पे जाओ, न्यू फोल्डर नहीं है, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर। अब आप कहाँ पर बनाना चाहोगे वो फोल्डर सेलेक्ट कर लो, नहीं तो एक फोल्डर क्रिएट कर लो। डेमो फोल्डर है ना, चलो यही सेलेक्ट कर लो, डेमो एंगुलर, सेलेक्ट, फोल्डर आ गया। अब आप, हाँ ठीक है, ओके, अब अपनी विंडो को एक्सपैंड कर लो, इसको यहाँ कुछ मत करो। अब जाओ रन के बाद में, अब इस विंडो को एक्सपैंड कर लो ना, विजुअल ऊपर राइट साइड में जाके मैक्सिमाइज बटन, टर्मिनल करो, न्यू टर्मिनल, ऊपर मैक्सिमाइज बटन क्रॉस के बगल में पहले, आप टर्मिनल पे जाइए, टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल, यहाँ लिखो ng न्यू स्पेस
एनजी स्पेस स्पेस, अब फिर से स्पेस, अब यहाँ पर कोई भी नाम दे दो, लेट्स से हेलो वर्ल्ड या माई ऐप, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप। एंटर। हाँ एंटर। अब क्या एरर दे रहा है? ठीक है, अब ये जो एरर यहाँ पर जो फाइल पाथ लिखा हुआ है ना, C:, यूजर्स, जोशी, ऐप डेटा, रोमिंग, npm, यहाँ तक का पाथ कॉपी करो। कॉपी, ngps1 छोड़ दो, बोला आपने, नानी जी को बोला ही। npm तक कॉपी करो ठीक है, ठीक। और फाइल एक्सप्लोरर पे जाओ। थैंक यू बोलो। यहाँ पे एंटर कर दूं? हाँ, एंटर। यहाँ पर वो ps1 फाइल होगी, ng.ps1, ng पावरशेल फाइल है ना, ऊपर से 1 2 3 4 फाइल, ng.ps1 लिखा था ना वहाँ पे, 4th फाइल पे जाओ, 4th 5th फाइल ng.ps1 डिलीट कर दो। बोलो नानी को इसको रीनेम कर दूं? डिलीट। ओके, ठीक है। नहीं, पापा को प्यार करके दिखाओ। डिलीट। नाम नहीं। वापस से कमांड रन करो विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके। ये स्टॉप शेयरिंग हाइड कर दो ना, इसे हाइड अब करो, वापस कर्सर हाँ रन करो, हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अभी आप अपनी स्क्रीन हटा दो, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम को बोल दिए, आप नानी को बोलो। तो यहाँ पर आप ng न्यू हेलो वर्ल्ड करोगे तो उसके बाद आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है स्टाइल शीट फॉर्मेट आपको क्या यूज करना है। हम लोग CSS ही यूज करेंगे, हमें वही आता है। ठीक है, आपको यहाँ कोई चेंजेस नहीं करने, एज इट इज आपको एंटर प्रेस करना है, एंटर। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू वांट टू एनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइड जनरेशन। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अभी के लिए आप नो कर दीजिए। ठीक है, एंटर। अगर कुछ पूछ रहा है और एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन पढ़ लो और उसके हिसाब से आंसर। आप लोग इतना तो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो ना, क्या बोल रहा है। और इसके बाद ये क्या करता है, इट विल, ये आपका टैम्पलेट, आपका एक टैम्पलेट जनरेट करेगा। उसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, उनको कॉपी करेगा। जो भी एंगुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए लाइब्रेरीज चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स चाहिए होती हैं, जैसे हम लोग एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, है ना, MVC एप्लीकेशन बनाई, कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट की .NET में, तो आपने देखा होगा एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो ये भी अपना एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर जनरेट करेगा। तो बेसिक फोल्डर जनरेट कर रहा है, वो फोल्डर जनरेट करेगा, जो फाइल्स चाहिए उनको कॉपी करेगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो इस समय में वो बहुत सारी फाइल्स बनाएगा, कुछ HTML फाइल्स है, कुछ TS फाइल है, कुछ JSON फाइल है, कुछ CSS फाइल्स। तो आपने CSS सिलेक्ट किया था ना अभी? हाँ, आपने CSS सिलेक्ट किया था ना? हाँ जी, मैंने CSS सिलेक्ट किया था। तो जब आप CSS सिलेक्ट करोगे तो ये क्या करा उसने, देखो हेलो वर्ल्ड नाम से, मैंने हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन का नाम रखा था, तो उसने हेलो वर्ल्ड नाम से एक फोल्डर और उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स जनरेट कर दी। तो अब आप वापस से फाइल मेन्यू पे जाओ और फाइल पे जाके ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर, जो फोल्डर हमने अभी क्रिएट किया है उस फोल्डर को सेलेक्ट करके, सेलेक्ट, आपको वापस से ये जो फोल्डर हमने जिस नाम से एप्लीकेशन बनाई थी, फोल्डर बनाया था, एक फोल्डर क्रिएट होगा, उस फोल्डर को ओपन करना है आपको। यहाँ पर आपका ये आपका वर्क स्पेस है जहां पर हम एंगुलर एप्लीकेशन पे काम करेंगे। ठीक है, ये आपका एंगुलर एप्लीकेशन का वर्क स्पेस या फिर कह सकते हो एनवायरनमेंट या नेम स्पेस। अगर आप अपनी C#.NET एप्लीकेशन फाइल से MVC से ओपन करोगे तो आपका एक नेम स्पेस जनरेट होता है ना, वहां पर नेम स्पेस फोल्डर जनरेट होता है। तो जो भी अब हम बनाएंगे वो इसी के अंदर काम करेंगे। बट यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स बने हैं। आप जब इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे यहाँ नीचे बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट हुए हैं, बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हुई हैं। यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, यहाँ तक आ गए। तो अब इसमें आपको बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी। आप इसमें से सबसे पहला है VS कोड। इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये विजुअल स्टूडियो कोड की अपनी फाइल है, हमारे किसी काम की नहीं।
नहीं है। इसमें सेकंड है नोड मॉड्यूल्स, ये आपका लाइब्रेरी है। नोड मॉड्यूल्स इज अ लाइब्रेरी जहां पर आपकी सारी जेसन फाइल्स, एंगुलर की लाइब्रेरीज स्टोर्ड है। पैकेजेस जो हम यहाँ स्टोर करेंगे, यूज करेंगे, वो सारे पैकेजेस हैं। आप इसको क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पर एंगुलर की लाइब्रेरी है, @एंगुलर, कलर्स, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, हम इसमें बूटस्ट्रैप वगैरह जो भी डालेंगे वो इस लाइब्रेरी में, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट फोल्डर। इसके बिना आपका एंगुलर काम नहीं करेगा। उसने जो बहुत देर तक कॉपी कर रहा था ना, यहाँ पर लाइब्रेरीज कॉपी कर रहा था, इट वाज कॉपिंग। फिर आता है यहाँ पर SRC फोल्डर, ये एक्चुअली हमारा वर्किंग फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हम काम करते हैं। हम जो भी फाइल्स बनाएंगे अब आगे जाके, वो सब इस SRC फोल्डर के अंदर होगी। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। फिर आती है आपकी एडिटर कॉन्फ़िग। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये टाइप आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, नो नीड टू चेंज। ये आपका Node.js के लिए फाइल है। Node.js अपने काम के लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि उसको टाइप स्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट वगैरह में कन्वर्ट करना है। ये ऑटो जनरेटेड फाइल है, डोंट ओपन इट, डोंट चेंज। उसपे कोई भी लाइन कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, इस पे कुछ नहीं करना। ये गिट इग्नोर है। विजुअल स्टूडियो कोड आपको ऑटोमेटिकली गिट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम यहाँ से कोड को गिट पर अपलोड कर सकते हैं और वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो गिट इग्नोर है, आपको अभी फिलहाल इसमें भी कुछ नहीं करना है। अगले फाइल पर आ जाइए, आपकी है एंगुलर जेसन। ये एंगुलर एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, एंगुलर एप्लीकेशन कैसे काम करेगी उसका कॉन्फ़िगरेशन ये फाइल सेट करती है। ये जेसन फॉर्मेट की फाइल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एप्लीकेशन जब रन होती है तो उसका पहला फोल्डर क्या है, सबसे पहला फोल्डर प्रीफिक्स क्या यूज हो रहा है, एप्लीकेशन कौन सी स्टाइल शीट वो यूज कर रहा है, फैब आइकन कहाँ पर स्टोर्ड है, ये सब इसके अंदर लिखा है। हम जब बूटस्ट्रैप वगैरह डालेंगे, हम यहीं पर आकर ऐड ऑन करेंगे, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन ये एंगुलर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। फिर पैकेज log.json है, इसमें जो भी पैकेजेस हमने इंस्टॉल करे हैं, जो यूज हो रहे हैं, उनके करंट वर्जन वगैरह यहाँ पर आपके में शायद 19 करके लिख कर आ रहा होगा। मेरा एंगुलर 17 इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम पे, तो 17.20 और एप्लीकेशन का नाम, वर्जन, उसमें जो भी पैकेज हम यूज करेंगे उनकी डिटेल्स है। तो जब भी हम कुछ नया पैकेज वगैरह इंस्टॉल करते हैं, उसकी डिटेल्स इस फाइल के अंदर, ये भी ऑटो जनरेटेड फाइल है। वी डोंट नीड टू चेंज दिस, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आपकी package.json फाइल है, यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना है। ये आपकी एक रीडमी फाइल है, आप अपनी एप्लीकेशन की रीडमी क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी कुछ चीजें तो इसमें ऑटो जनरेटेड है, छोड़ दीजिए। ts config, ts करके जो भी फाइल्स है, ये सब Node.js के काम की फाइल है, हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की यहाँ जो फाइल है वो है एंगुलर जेसन SRC फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर। ठीक है, आपको गिट वगैरह को काम करने के लिए कभी हो सकता है गिट इग्नोर फाइल को यूज करना पड़े, बाकी फाइल्स जैसे भी हैं अभी हमें कुछ नहीं करना। अब जाइए आप SRC फोल्डर पे क्लिक करोगे, इस SRC फोल्डर के अंदर आपको एक फोल्डर दिखेगा ऐप, एक फोल्डर दिखेगा एसेट, ठीक है, एक फाइल दिखेगी fabicon.ico, एक फाइल दिखेगी index.html, एक फाइल है main.ts, एक फाइल है style.css फाइल। ठीक है, ये main.tx हमारी एंगुलर एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है, जैसे program.cs होती है, सबसे पहली फाइल कॉल होती है C# में, उसके अंदर मेन मेथड होता है जो कि डिसाइड करता है आपकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहाँ पर है, आपकी कौन सी सर्विसेज रजिस्टर्ड है, पहला कंपोनेंट कौन सा कॉल होगा, होम कंपोनेंट कॉल होता है ना। तो यहाँ पर आपका लिखा है बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन, बूटस्ट्रैप मतलब एप्लीकेशन को स्टार्ट करना, नॉट दैट बूटस्ट्रैप, ठीक है, जो CSS के लिए यूज करते हो। बूटस्ट्रैप का मतलब द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, ऐप कंपोनेंट। तो आपको जेसन अभी एप्लीकेशन में दिखाया था मैंने, angular.json में पहला जो था फोल्डर जो रीड हो रहा था वो था SRC फोल्डर। ठीक है, तो ये ऐप कंपोनेंट कहाँ पर है, इस ऐप फोल्डर के अंदर है। index.html ये आपका फर्स्ट HTML फाइल है, क्योंकि एंगुलर है, हम बार बार बोल रहे हैं, इट्स अ फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, इट्स अ फ्रंट एंड, ये बैक एंड नहीं है, ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। तो यानी कि और हम वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो HTML फाइल के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो ये आपकी मेन HTML फाइल है
सारे कंपोनेंट्स इसी के अंदर डिफाइंड होते हैं। ये आपकी एक टेम्पलेट फाइल के जैसे, टेम्पलेट तो नहीं है ये, बट ये आपका मेन फाइल है, ये आपको प्लेस होल्डर प्रोवाइड करती है। इसके अंदर आप देखोगे तो आपकी बेस HREF, ठीक है, फिर आपका रिस्पॉन्सिवनेस के लिए व्यू पोर्ट, फिर आपका लिंक यहाँ पर जनरेट हो रहा है, फिर हेड ये खत्म होके यहाँ पर एप्लीकेशन रूट फोल्डर, ऐप रूट। ये ऐप रूट क्या है मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ। ये style.cs है, यहाँ पर ये आपका ग्लोबल स्टाइलिंग के लिए है। यहाँ जो हम स्टाइल्स अप्लाई करते हैं वो सारी पूरी एप्लीकेशन पर अप्लाइड होता है। स्टाइल शीट तो बताने की जरूरत है नहीं मुझे कि क्या करता है। अब ऐप पे जाओगे, आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर, क्योंकि अगर हम 17 ऑनवर्ड्स आप करोगे तो आपको ये फाइल्स मिलेंगी, इसके अंदर भी आपको फाइल्स मिलेगी। इसके अंदर एक फाइल है ऐप रूट, ये राउटिंग के लिए यूज होती है, अभी यूज नहीं करेंगे। फिर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसको भी हमें कुछ नहीं करना। अभी जो हम मेन यूज करेंगे वो है TS, HTML एंड CSS। एप्लीकेशन, हर एंगुलर एप्लीकेशन में एटलीस्ट 1 कंपोनेंट होना जरूरी होता है, एक कंपोनेंट जरूर होगा। तो बाय डिफॉल्ट उस कंपोनेंट का नाम जो है वो जनरेट करके आपको दे रहा है ऐप कंपोनेंट। फाइल नेमिंग कन्वेंशंस क्या है? अगर 2 वर्ड्स है फाइल में तो फाइल की नेमिंग कन्वेंशन एंगुलर की है, बीच में डॉट लगता है, ऐप डॉट कंपोनेंट, ठीक है, ऐप डॉट कंपोनेंट। और ये टाइप स्क्रिप्ट फाइल है .ts, तो TS फॉर टाइप स्क्रिप्ट, मतलब इस प्रोग्राम, इसके अंदर जो हम लिखेंगे वो टाइप स्क्रिप्ट कोड है, ठीक है। आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर जैसे कुछ कमांड्स, इंपोर्ट, कंपोनेंट, एक्सपोर्ट, ऐसे करके दिखाई दे रहा है। टाइम हो गया बट इतना पार्ट इंट्रोडक्शन आज हम कंप्लीट ही करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर देखो ऐप रूट, ये लिखा है ना ऐप रूट, index.html फाइल में यही तो यूज हो रहा था, index.html में। यहाँ पर ये इसका सेलेक्टर है, तो यहाँ से एक्चुअली इस पोजीशन पर क्या दिखा देगा, जो हम ऐप कंपोनेंट पे लिखते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। ये हमारी ऐप कंपोनेंट फाइल है। इसके अंदर आपको कंपोनेंट कैसे पता चलता है? कंपोनेंट पता चलता है इस @ से, ये डायरेक्टिव ऐसे बोलते हैं, डायरेक्टिव डेकोरेटर। @ से जो भी शुरू होते हैं इनको बोलते हैं, वर्ड्स को बोलते हैं डेकोरेटर्स बोलते हैं। डेकोरेट, @कंपोनेंट, @इंजेक्टेबल, @डायरेक्टिव, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे डायरेक्टिव्स, डेकोरेटर्स मिलेंगे। यहाँ पर हम तो कंपोनेंट क्लास, नीचे आपकी एक क्लास फाइल है और ऊपर इंपोर्ट, C# में, जावा में आप यूजिंग यूज करते हो, C# में आप C# में हम यूजिंग यूज करते हैं, जावा में इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर भी इंपोर्ट है। इंपोर्ट क्या करता है? पैकेज लाइब्रेरी इंपोर्ट। कंपोनेंट में पहली लाइन होती है इंपोर्ट। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपकी ये आपकी बेसिक लाइब्रेरी है जिसके बिना आपका कोड चलेगा ही नहीं। जैसे सिस्टम लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करते हैं ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी करते हो, तो ऐसे यहाँ पर सिस्टम, तो कंपोनेंट, बिना कंपोनेंट लाइब्रेरी के नहीं मिलता। ये कंपोनेंट लाइब्रेरी की लोकेशन क्या है? इट इज इन @angular कोड। Node.js में सबसे पहले ऊपर ऊपर लाइब्रेरी दिख रही थी @angular। इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर कोड है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें डिफाइंड है। तो यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस एंड सब चीजें प्रोवाइड है जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो कंपोनेंट लाइब्रेरी करेंगे तो आप अपनी क्लास को कंपोनेंट, अब यहाँ हम क्लास बनाते हैं तो ऐप कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट क्लासेस होती हैं कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, कंपोनेंट है तो उसके नाम के आगे कंपोनेंट प्रीफिक्स लगता है। कंपोनेंट प्रीफिक्स, ऐप कंपोनेंट, स्टूडेंट कंपोनेंट, एम्प्लॉय कंपोनेंट, ऐड स्टूडेंट कंपोनेंट। तो हम जब कंपोनेंट जनरेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर हम CLI से क्रिएट कर रहे हैं तो वो अपने आप उसके आगे कंपोनेंट वर्ड ऐड कर देगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हो बट जनरली हम CLI यूज करते हैं क्योंकि बहुत सारा कोड जो जरूरी है वो ऑटो लिख देता है उसमें कंपोनेंट। लेकिन सिर्फ ऐप का नाम के आगे कंपोनेंट लिखने से वो कंपोनेंट नहीं बनता। कंपोनेंट के जस्ट पहले डायरेक्टिव होता है कंपोनेंट, तब उसे हम कंपोनेंट क्लास बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या है? तो एक्सपोर्ट जो है, जैसे आप C# वगैरह में आप UPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पब्लिक का मतलब एक्सेसिबल टू ऑल, बाहर से आप उसे एक्सेस कर सकते हो, तो एंगुलर में उसे हम एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये बन गई है एक क्लास, तो क्लास के अंदर होती है प्रॉपर्टीज, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, वो सब होगा इसके अंदर, वो सब होगा इसके अंदर, ठीक है। लेकिन एक कंपोनेंट है तो कंपोनेंट का केवल, कंपोनेंट का मतलब उसका डेटा होगा
और मेटा डेटा होगा और कंपोनेंट का एक व्यू होगा, टेम्पलेट होगा। हर कंपोनेंट का एक टेम्पलेट जरूर होता है, ठीक है। तो टेम्पलेट का मतलब उसका व्यू पार्ट, रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन पार्ट। तो हर कंपोनेंट के साथ एक HTML फाइल जरूर होती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए वैसे आप इस HTML नाम फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बट कौन सी फाइल किसके साथ एसोसिएटेड है, तो हम जनरली क्या करते हैं, जो कंपोनेंट का नाम है उसी का नाम की फाइल बना के उसका एक्सटेंशन चेंज कर देते हैं .html। इट्स एन HTML फाइल, ठीक है। ये आपकी फाइल बन रही है। तो ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्रिएट। इसमें आपको स्टाइलिंग करनी है तो इसकी एक अपनी स्टाइल शीट भी है, बाय डिफॉल्ट खाली है। इसको कैसे यूज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। स्पेक, ये आपकी ऑटो जनरेटेड फाइल है, इसको आपको चेंज नहीं करना है। आप जिन पे काम करोगे वो TS, HTML और CSS। ये हमारी कंपोनेंट फाइल क्रिएट हो गई। आप टर्मिनल पे जाइए, न्यू टर्मिनल करो और एप्लीकेशन को आपको रन करना है। ng serve -o। पूछ रहा है क्या लिखा है, वुड यू लाइक टू शेयर pseudonymous usage data about this project with the Angular team at Google under Google's privacy policy। नहीं करना, हमें नो कर देते हैं और एंटर कर देते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप जो भी काम कर रहे हो गूगल के पास रिपोर्ट होता जाए, इंटरनेट पे तो है, तो आप यस कर दीजिए। हमने नो कर दिया, आप अपडेट्स नहीं जाएंगे। तो ये आपका, अगर ये पेज दिख रहा है मतलब एंगुलर आपका चल रहा है। अगर इस पेज तक नहीं पहुंच रहे हो मतलब प्रॉब्लम है, फिर उसे पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एंगुलर क्या करता है, Node.js सर्वर पे काम करता है। वो आपके सिस्टम में एक इनबिल्ट वेब सर्वर जनरेट करता है और आपके लिए एक कॉमन पोर्ट क्रिएट करता है लोकल होस्ट पे 4200 पोर्ट। जैसे आप उस पे काम कर रहे थे MVC में, तो वो हर बार नया पोर्ट डालता है। यहाँ पर ये आपको एक ही पोर्ट देता है 4200, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन इसी पे रन होगी। अगर दो एप्लीकेशन एक साथ चलाओगे तो वो दूसरा पोर्ट दे देगा, बट अभी फिलहाल आपका ये 4200 पोर्ट पर काम कर रहा है। ये 9 दिख रही है मतलब आपका एंगुलर एप्लीकेशन काम कर रहा है। अगर आपको यहाँ चाहिए तो ये सब जो इतना दिख रहा था वो कहाँ से दिख रहा था, ng सर्व जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। आप किसी भी ब्राउजर पे से जब एप्लीकेशन रनिंग मोड में है, यू कैन यूज http localhost 4200। ये सब कहाँ से आ रहा है, ये जो फैब आइकन आ रहा है, ये आ रहा है, ये आपके पास ऑलरेडी है ना, ये फैब आइकन, ये फैब आइकन है, ठीक है। आप रिप्लेस कर दो आपके एप्लीकेशन के फैब आइकन से, रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर एसेट फोल्डर है, एसेट फोल्डर आपका स्टैटिक फाइल्स के लिए आता है। आप अलग से कोई जावास्क्रिप्ट फाइल, कोई इमेजेस वगैरह, खास तौर से ये जगह यूज होती है इमेजेस वगैरह। आपकी वेबसाइट में आप इमेजेस ऐड करना चाहते हो तो एसेट्स में, एसेट इज फॉर स्टैटिक फाइल्स, ठीक है। जैसे आपकी www रूट फोल्डर था, तो वैसे यहाँ पर एसेट फोल्डर्स है, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। HTML पेज पे देखो, यहाँ पहले से काफी सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका कोड लिखा हुआ है, इसी की वजह से आपका वहां पर ये सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है। हम इसको हटा देते हैं, Ctrl+A एंड डिलीट, और कर दिया हमने फाइल को सेव। यहाँ पर हमें पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, वो ऑटो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। ऑटो रिफ्रेश हो गया। अब मैं यहाँ पर जाकर कुछ अपने हिसाब से लिख देती हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया H3 हेलो वर्ल्ड स्टाइल तो सारी इंटेलिजेंस मिल रही है, सब चीजें मिल रही है, जल्दी जल्दी आपका कोड कंप्लीशन है ना, तो आपको आसानी से आप यहाँ पे काम कर पा रहे हो। यहाँ पर ये हमारा पेज, तो हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर HTML पार्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसको स्टाइलिंग, अगर आपको स्टाइल शीट से करना था यही काम, आप यहाँ पे स्टाइल नहीं दे रहे थे, आप इसी की CSS फाइल पे गए और आपने यहाँ पर लिख दिया। तो H3 हमने बनाया है, कलर ब्लू, तो यहाँ से आपका कलर आ जाएगा। अगर मान लो आपने ये कलर यहाँ नहीं देकर आप मेन style.css पे भी कर सकते थे, तो
तो हेलो वर्ल्ड आपका स्टाइल शीट अप्लाई होगा। अब आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट वाला पार्ट तो पता ही होगा, है ना? स्टाइल शीट्स पता है ना, इंटरनल एक्सटर्नल कहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। तो ये आपका अलग अलग, जैसे व्यू स्टार्ट कर रहे थे ना, कंपोनेंट लेवल पे कर रहे हो तो आप मल्टीपल कंपोनेंट है तो हर कंपोनेंट लेवल पे एक सीएसएस है, एक ग्लोबल लेवल पर सीएसएस है, तो आप ग्लोबल बना सकते हो। अब बाकी का काम हम कल करेंगे, ठीक है? तो अभी तब तक आप लोग देख लो, आप सबका ये चलना चाहिए। अभी कुछ शेयर करने के लिए है नहीं आज, तो आज कुछ कर नहीं रही हूँ मैं। आप थोड़ा सा एंगुलर हिस्ट्री रिसर्च करो, आपका सबका एंगुलर काम करना चाहिए, अब किसी के में एरर नहीं होनी चाहिए। अगर स्टिल आपको कहीं कोई एरर है तो ग्रुप में आए, सब लोग हैं ना? आप नहीं होंगे, आप दोनों नहीं होंगे, ठीक है? तो आप नीचे उनको बोलना आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। आपका नाम क्या है? राज। तुम पहले ऑनलाइन ज्वाइन हुए थे, फिर यहाँ पर आए, ठीक है? तुम तो वो ग्रुप मैं फाइल सेंड कर दूंगा आप इधर। हाँ कर दो। कौन सी फाइल? इंटरनेट वाली पर आपने दिखाई हाँ सेंड कर दो। तुम लोग पहले ग्रुप में ऐड हो जाओ और उसमें फिर अपनी ईमेल आईडी तो हो गई है मेरे पास, आई विल शेयर क्लास के बाद शेयर करूंगी, ठीक है?